हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो हमारे पास असर्शन है, एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जब हम रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो इस प्रोग्राम में ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें ये कहा हो कि एमनियोसेंटोसिस को हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो असर्शन तो हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद रीजन हमें दिया हुआ है, बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस चेक्स इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। एमनियोसेंटोसिस के ऊपर बैन चेक करता है इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड को। तो ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि एमनियोसेंटोसिस पे स्टैट्यूटरी बैन है। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ लीगल बैन है। क्यों? ताकि हम चेक कर सकें कि फीमेल फिटिसाइड कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये असर्शन हमारे पास फॉल्स, रीजन ट्रू। इस हिसाब से ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करो। बेशक आपको लगे कि आपको याद रहेगा करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट, पर पहले ही इन्हें अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन है हमें दिया हुआ है, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। अब आपको यहाँ पर देखकर लग सकता है कि कुछ लाइंस ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में से नहीं है, पर ये 2016 का क्वेश्चन है। 5-6 साल से जो ट्रेंड है वो ये है कि 99% क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही है। सो डू नॉट लूज योर स्लीप ओवर सच क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ और इसको पीवाईक्यू से ही आपने एनालाइज करना है, याद करना है। तो एनसीईआरटी में कुछ बातें गिवन है कि एमनियोसेंटोसिस में हम क्या करते हैं, फीटस के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे फिर प्रॉपर वे में एनालाइज करते हैं। और उसमें हमें पता चलता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया के बारे में, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये फीटस को आगे सर्वाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि एमनियोसेंटोसिस से हम फेशियल या फिर ओरल मालफॉर्मेशंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, ये एक फेशियल या ओरल मालफॉर्मेशन है, तो इसका हम डिटर्मिनेशन इससे नहीं कर सकते, डिटेक्शन इससे नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी अपने पास सही आंसर हो जाएगा। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटोसिस। ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। हमने एनसीईआरटी में अभी पढ़ा कि डाउन सिंड्रोम को हम एमनियोसेंटोसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, डाउन जेनेटिक डिसऑर्डर को हम एमनियोसेंटोसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कैन नॉट पूछा गया। कैन नॉट में क्या है, ये जो ऑप्शन बी है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, डी भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और सेक्स तो हम डिटरमाइन कर ही सकते हैं। तो कैन नॉट में अपने पास क्या आ जाएगा, जॉन्डिस। जॉन्डिस कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो है नहीं, तो ये जो है ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कि जो ये कीवर्ड होता है ना, इसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए। मुझसे भी अभी ये गलती होने लगी थी, बट अगर हम कीवर्ड को अंडरलाइन करते हैं तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो एमनियोसेंटोसिस के ऊपर कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2023 में, 2016 में और 2013 में। तो हर 4-5 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 3-4 साल बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि वासेक्टोमी, कोइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप, सहेली। ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्जिकल मेथड पढ़ते हो कॉन्ट्रासेप्शन के, तो उसमें आप वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पढ़ते हो। वासेक्टोमी मेल्स में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। तो जैसे ही वासेक्टोमी दिखे, इसको सर्जिकल मेथड से मैच कर दो, यानी ए का तो अपने पास क्या हो गया, 3 हो गया। कोइटस इंटरप्टस, नेचुरल मेथड जब आप पढ़ते हो 3 तरह के पढ़ते हो, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। तो कोइटस इंटरप्टस को आप मैच कर दो नेचुरल मेथड के साथ, तो बी का हो गया अपने पास 4। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप को हम पढ़ते हैं बैरियर मेथड में, जैसे कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, वोल, डायफ्राम, इन सबको बैरियर मेथड में पढ़ते हैं। तो सर्वाइकल कैप के लिए आप ऑप्शन 2, सी का हो गया अपने पास ऑप्शन 2। और डी सहेली क्या है, तो ये ओरल मेथड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सहेली वंस इन अ वीक पिल है जो नॉन स्टेरॉइडल है और इसे CDRI लखनऊ ने डेवलप किया था। तो डी का हो गया अपने पास 1। तो 3, 4, 2, 1 ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। वैसे भी आपको जब पता चल जाता है ए का 3 है तो बाकी ऑप्शंस तो निकल ही चुके थे, इन्हीं 2 में से कोई होता। ठीक है, उसके बाद देखो आईयूडीज पे क्वेश्चन है। आई कैनॉट स्ट्रेस इन अफेयर कि आईयूडीज पे कितनी बार क्वेश्चन रिपीट है। आप इस लेक्चर में बाकी के सारे क्वेश्चन लगभग आईयूडी पे देखोगे, आने वाले लेक्चर में भी आईयूडी पर देखोगे। साल अलग है, क्वेश्चंस वही है, स्टेटमेंट को अलग तरह से पैराफ्रेज किया हुआ है, ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल दिया।
तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दे सकती थी कौन कौन से साल में आईयूडी पे क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये काम मैं आपको दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा और आप कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। आपने मुझे लेक्चर खत्म होते ही कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे लिखना है आईयूडी और आगे लिखना है कितनी बार ये रिपीट हुआ है। ऐसे ही कोई और रिपीटेटिव थीम भी यहाँ पे दिखती है, जैसे ऊपर एमनियोसेंटोसिस पे दिखी, तो उसको भी आपने कीवर्ड लिख के लिखना है कि कौन कौन से ईयर में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ पीवाईक्यू करना जरूरी है और ये रिपीट होते हैं और देखो सारे एनसीईआरटी में से है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, फिर कॉपर रिलीजिंग, फिर हार्मोन रिलीजिंग और फिर वोल्ट। अब आपको मान लो कुछ भी नहीं पता, पर आपको वोल्ट तो पता होगा, आपको इनमें से एक तो पता होगा। लेट से आपको वोल्ट पता है, तो डी का आपने कर लिया 1। अब आपको ये पता है डी का 1 है, डी का 1 सिर्फ 2 ऑप्शन में, इन 2 ऑप्शन को काट दो, एलिमिनेट कर दो। अब 50-50 खेलो, बाकी ऑप्शंस देखो। तो सबसे पहले मैं आपको आईयूडी के बारे में पढ़ा देती हूँ। आईयूडी क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इनका एक ड्रॉबैक है कि ये इंसर्ट डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज से करवाना पड़ते हैं, तो यूज़र फ्रेंडली ये नहीं है। ठीक है, हम खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते। आईयूडीज नॉन मेडिकेटेड टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि लिपिज लूप, तो आप नॉन मेडिकेटेड को मैच कर सकते हो लिपिज लूप से। तो एक अपने पास हो गया 3। उसके बाद आईयूडीज कॉपर रिलीजिंग हो सकती है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। तो कॉपर टी को कॉपर रिलीजिंग आईयूडी को आप मैच कर सकते हो मल्टीलोड 375 से। तो बी का हो गया अपने पास 1। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हो सकती हैं, जैसे कि प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20। तो हार्मोन रिलीजिंग से आप मैच कर दो LNG-20। सी का हो गया अपने पास 4 और डी का हो गया अपने पास 1। तो आंसर हो गया अपने पास 3 और बी का था अपने पास 3 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2। तो ये हो गया ऑप्शन अपने पास 3 1 4 2, ऑप्शन 3 1। ओके, सो एक सेकंड, मैं ये दोबारा आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। देखो, वोल्ट्स में हमने बोला था कि रबड़ बैरियर है, मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने रबड़ बैरियर बोला पर इसको 1 पे मैच कर दिया। तो डी का हो गया अपने पास 2। अब डी के 2 वाले सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो इसको हम काट देते हैं और अब आराम से चलते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में हमने बोला लिपिज लूप, तो ए का हो गया अपने पास 3। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में हमने बोला मल्टीलोड 375। तो बी का हो गया अपने पास 1। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में हमने बोला LNG-20। तो सी का हो गया अपने पास 4। तो आंसर आ गया अपने पास 3 1 4 2। ये अपने पास करेक्ट आंसर है। ऐसे जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2023 में ही पूछा गया है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये तो NCERT की ही लाइन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब टोटल वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्शन, बी इट बी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। तो ये तो अपने पास करेक्ट है। उसके बाद एमनियोसेंटोसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ये भी ट्रू है, इवन इफ आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता। थर्ड स्टेटमेंट जो कि सहेली के ऊपर है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT की। सहेली को CDRI लखनऊ ने डेवलप किया था, पर यहाँ लिखा है ICMR न्यू दिल्ली ने डेवलप किया था। तो अगर आपको पता चल गया ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे तो अपने इनकरेक्ट हो गए। आंसर हमें इन अ वे पता चल चुका है, पर फिर भी हम बाकी की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। डी दिया हुआ एमनियोसेंटोसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। ये भी आप देख चुके हो ऊपर, देखो ये लिखा हुआ है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को और सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस को डिटरमाइन करवाता है। तो ये अपने पास करेक्ट हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। देखो दोबारा आईयूडी पे पूछा गया। तो प्रोजेस्टा सर्ट क्या है? प्रोजेस्टा सर्ट है हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग, लिपिज लूप, नॉन मेडिकेटेड। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया, प्रोजेस्टोजेंस। 8th क्वेश्चन आपका आईयूडी। देखो सिर्फ आईयूडी पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आईयूडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर दैट आर इंसर्टेड इन यूट्राइन कैविटी। आईयूडी स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं जो कि यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं। अब आईयूडी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। आईयूडी डिक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये लाइन डायरेक्ट NCERT की है। आईयूडी तो इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस को। तो ऑप्शन ए तो हमारे पास इनकरेक्ट ही हो गया। ए को हटा दो, बाकी में देखो द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। ये देखो ये लिखा हुआ है कॉपर आयन सप्रेस करेंगे स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को। तो बी अपने पास करेक्ट है। अब देखो या तो आंसर सी हो सकता है या डी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता।
थर्ड है आईयूडी डू नॉट मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। यहाँ साफ लिखा है आईयूडी तो सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए। तो ऑप्शन सी तो अपने पास इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी ऑप्शन गया। आंसर हमें पता चल चुका है, फिर भी हम बाकी की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आईयूडी सप्रेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये लिखा हुआ है। जहाँ पर ये लिखा था ना सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यहीं पर लिखा हुआ है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं। उसके बाद आईयूडीज रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर इंसर्शन, नहीं जी कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती इसके लिए, तो ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। लिपिस लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, देखो अभी ऊपर ये क्वेश्चन कितनी बार हमने कर लिया। लिपिस लूप क्या है, तो ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। फिर हमें ऑप्शंस दिए हुआ है लास्ट में। अब इसके लिए मैंने अलग से एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए, क्योंकि ये सारा कुछ हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में बेसिकली पढ़ चुके हैं। तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या कर रहे हैं, डायफ्राम कवर कर रहे हैं सर्विक्स को ताकि स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो। तो ए का अपने पास क्या हो गया, ए का आंसर हो गया 4। अब ए में देखो 4 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब आगे देखो, अच्छा बी में दोनों में 1 है, तो इवन इफ आपको ना भी पता हो बी का 1 आएगा, तो अब आपको पता चल गया बी के पास और कोई चारा ही नहीं है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को, तो बी का हो गया अपने पास 1। अब सी में और डी में कंफ्यूजन है, इनको देखना है 2 और 3 में से क्या है। आईयूडी के बारे में लिखा हुआ है इंक्रीज, 2 ऑप्शन जो है, एक तो है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो हाँ आईयूडी के बारे में यही सही है, ऊपर हम पढ़कर आए हैं। तो सी का हो गया अपने पास 2। और इवेंचुअली डी लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशन का टाइम होता है तो उस टाइम पे 6 मंथ्स तक लगभग ये चीज़ इफेक्टिव होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो इस टाइम पे अगर कोई अनप्रोटेक्टेड कोइटस में इन्वॉल्व है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस हिसाब से अपने पास आंसर आ गया 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून टू बाइक्यूल्स। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।